मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। और आज हम सुपर 30 सामान्य विज्ञान क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एगमार्क क्या है। हमारा आंसर है प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडा, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी की मुहर। जब आप कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके पैकेट पे जैसे मान लीजिए दूध हो गया, कोई भी चॉकलेट हो गई, कुछ भी आप खरीदते हैं जो खाने योग्य है, उस पे क्या है, उस पे एग मार्क की मोहर लगी रहती है। तो जिस भी प्रोडक्ट पर एग मार्क की मोहर लगी होती है वह प्रोडक्ट खाने योग्य होता है, मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंग्रोव। मैंग्रोव पेड़ भी होते हैं, ये पौधे भी होते हैं। ये क्या होता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र के किनारे, यानी कि समुद्र के किनारे ये इनकी जड़ें जल में भी होती हैं और ज़मीन में भी होती हैं। आधे ये ज़मीन में इनकी जड़ें होती हैं, आधे होती हैं जल में, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है। हमारा आंसर है बीन्स। बीन्स फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है पके हुए अंगूरों में क्या होता है। हमारा आंसर है ग्लूकोज। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनटीपी का क्या अभिप्राय है। एनटीपी का जो अभिप्राय है वह है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। अब एनटीपीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। और इसका काम क्या है? जो ये एनटीपी है इसका काम होता है, इसका उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियार हैं, जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास जितने हथियार हैं ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा वो और हथियार ना बढ़ाएं, यानी कि और वो जो भी परमाणु हथियार हैं और उनका विकास ना करें और ज़्यादा ना बढ़ाएं, परमाणु परीक्षण ना करें। ये इस एनटीपी का काम होता है। इसे हिंदी में जो इसका मतलब है वो है परमाणु अप्रसार संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, नोट करें, एक एक क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है। हमारा आंसर है आँख। अब ट्रैकोमा रोग की बात कर लेते हैं। तो ट्रैकोमा रोग जो यह एक जीवाणु जनित रोग है। और ये किससे होता है? ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। जो ये ट्रैकोमा रोग है ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जीवाणु से होता है। और इस रोग से होता क्या है? इस रोग से क्या होता है कि जो हमारी पलकें होती हैं, इनकी जो भीतरी सतह होती है, यानी अंदर का जो भाग होता है, ये क्या हो जाता है? ये खुरदरा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होता रहता है और इससे अंधापन भी हो सकता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि इंसुलिन, एड्रेनलिन, थेरिलिक्सल और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है। हमारा आंसर है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे अब हार्मोन की बात कर लेते हैं। हार्मोन को हिंदी में ग्रंथिरस या अंतःस्राव भी कहते हैं। और ये क्या है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये किससे स्रावित होता है? ये कोशिकाओं और ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसे हम रासायनिक दूध भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम रासायनिक
दूत भी कहते हैं। ठीक है, और ये किससे स्रावित होता है? यह कोशिकाओं और ग्रंथियों से स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी सजीव हैं, हम हो गए, जैसे कोई भी इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे, जो कुछ भी जो सजीव हैं उनमें क्या होता है, ये क्या करता है, उनकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, प्रजनन होता है, उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है और नियमित करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन का काम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी पर कहाँ पर एक ही पाठ्यांक दिखाता है? हमारा सही आंसर है -40 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी कहाँ पर एक ही पाठ्यांक दिखाता है? हमारा सही आंसर है -40 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। यानी विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अब अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है, ये क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी और एनीमिया रोग होते हैं। और इससे क्या होता है? इससे एक तो ये होता है कि मसूड़ों से रक्त आता है। क्या होता है इससे? मसूड़ों से रक्त आता है। और दूसरा क्या होता है कि इसकी कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि जो टांगों में होता है चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल दाग पड़ जाते हैं। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो हमारा आंसर है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन के बारे में, जैसे विटामिन सी की बात की हमने अभी, यहाँ पे हार्मोन्स की बात की, यहाँ पे ट्रिकोमा रोग के बारे में बात की, तो इन्हें बहुत अच्छे से नोट करिएगा। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज़ ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जैसे हिंदी में हम तैरने का नियम भी बोलते हैं, तैरने का नियम, तो इसे किसने दिया था? इसे दिया था आर्किमिडीज़ ने। और ये नियम कहता क्या है? ये नियम कहता है कि जब वस्तु द्रव में तैरती है, जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। क्या कहता है ये नियम? कि जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका जो भार होता है, उसका जो वजन होता है, वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से कौन सा बड़ा कण कौन सा है? इनमें से कौन सा बड़ा कण है? तो हमारा सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? सबसे बड़ा कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। और ये क्या होता है? ये ऋणावेशित होता है। ये क्या होता है? ये ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट, देखते हैं, ऐसे देखते हैं, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी? 1920 में की थी। और ये धनावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज
जे थॉमसन ने की थी 1897 में और ये ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1920 में और ये धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और कब की थी? 1932 में। और ये उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ना ये धनावेशित होता है ना ऋणावेशित होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल डी एंडरसन। कार्ल डी एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी। कब की थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दूध उबालने की स्पूर्व पश्चायता कितनी होती है? तो हमारा आंसर है कि 100 डिग्री सेल्सियस। जो दूध उबालने की स्पूर्व पश्चायता कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों में समान कार्य करता है? हमारा आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन एक ऐसा तत्व है जो रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों में समान कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 206। आगे बढ़ते हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। कल इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है? तो इंसुलिन कहाँ पे स्रावित होता है? इंसुलिन पेनक्रियाज अग्नाशय में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग में निवारण का काम करता है? कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग में निवारण का काम करता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी बात हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी की थी। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये किस में पाया जाता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस क्या है? ये क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा रेशा-युक्त खनिज। एस्बेस्टस एक रेशा-युक्त खनिज है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी बाल्ब से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? हमारा आंसर हो जाएगा फुफ्फुस। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी बाल्ब से पीड़ित है तो उसके शरीर का फुफ्फुस अंग रोगग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? हमारा आंसर हो जाएगा कशेरुक। मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक से संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? आंसर है हमारा टिन और सीसा। सोल्डर टिन और सीसा की मिश्र धातु है। एग्जाम में मिश्र धातुओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मिश्र धातुओं पर सेपरेट वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? हमारा आंसर हो जाएगा जोहान विल्हेल्म रिटर। यानी पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था? जोहान विल्हेल्म रिटर। और कब देखा था? 1801 में। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम देखा था जोहान विल्हेल्म रिटर ने। और कब देखा था? 1801 में। और अगर कोई व्यक्ति सीधा पराबैंगनी किरणों की चपेट में आ जाता है, यानी सामने आ जाता है, तो उसे त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। यानी कि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बायोप्सी क्या है? तो बायोप्सी क्या है? बायोप्सी कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय रोग निदान तकनीक। कहने का मतलब है
इसमें क्या किया जाता है, बायोप्सी में क्या किया जाता है कि जो हमारे ऊतक होते हैं, यानी जो हमारे टिश्यू होते हैं, इनका एक छोटा सा नमूना ले लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में उसकी जांच की जाती है, और जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को क्या बीमारी है। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि ऊतकों का एक छोटा सा नमूना लेकर क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में जांच की जाती है उसकी, और उससे पता चलता है कि व्यक्ति में क्या बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। हमारा आंसर हो जाएगा लौह। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन की निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है, लौह। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है। तो बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है, एनोड, और वहीं अगर हम ऋण ध्रुव की बात करें तो वो होता है कैथोड। ठीक है, बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है, एनोड, और ऋण ध्रुव क्या होता है, कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा +3। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 है। ऊतक या टिश्यू क्या है, समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक या टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक या टिश्यू समान कोशिकाओं का समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका ब्लड आपको दिया जाता है, आपको ब्लड की ज़रूरत है, आपने उसका ब्लड ले लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एड्स होने का खतरा रहेगा, आपको एड्स हो जाएगा। अब एड्स की बात आई है तो एड्स की बात कर लेते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये रोग होता किससे है, ये रोग होता है वायरस से। जो एड्स है, एड्स किससे होता है, वायरस से। और एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स की खोज सबसे पहले किसने की थी, एड्स की खोज सबसे पहले माइकल गॉटलिब ने की थी। कब की थी, 1981 में। एड्स की खोज सबसे पहले 1981 में माइकल गॉटलिब ने की थी। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि एड्स की हमने बात की, एड्स की फुल फॉर्म की बात की कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की खोज किसने की थी, माइकल गॉटलिब ने। कब की थी, 1981 में। एड्स किससे होता है, एड्स वायरस से होता है, और किस वायरस से होता है, HIV वायरस से। ठीक है, एड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है। हमारा आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। जो ओजोन परत होती है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और अगर हम बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगर ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर। ओजोन परत की हमने बात की ली कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 15 नहीं 50 किलोमीटर तक होती है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। हमने सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हैं और इससे पहले जो बार बार एग्ज़ाम से आए हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय